वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंस स्टडी सेंटर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, आज मैं आपके लिए नीट और आईटी के बच्चों के लिए जो जुलाई में एग्ज़ाम डेट्स आ गई बच्चों, तो नीट और आईटी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम करेंगे। और आज बच्चों डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मैंने नोटिस किया कि जब आप आईटी का या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं बच्चों, तो एक सेक्शन मैंने देखा कि जिसका क्वेश्चन हमेशा ही दिखता है, आप देखेंगे एग्जाम में, और वो है बच्चों डॉपलर इफेक्ट। और ये काफ़ी बच्चों की डिमांड भी थी कि डॉपलर इफेक्ट पर ज़रूर एक लेक्चर होना चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोग डॉपलर इफेक्ट की ही बात करेंगे और कैसे डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो डॉपलर इफेक्ट क्या है, इस पे आते हैं हम लोग। तो डॉपलर इफेक्ट, तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वो डॉपलर इफेक्ट का। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है, तो बच्चों यहाँ पर कुछ हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। ठीक, पहले मैं इस सेक्शन में आपको ये बताऊंगा कि डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले कैसे सेलेक्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और क्या आपसे पूछा जाना है। तो बच्चों, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। तो बच्चों ध्यान रखना है और बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है ये। ठीक, तो बस बहुत ध्यान से बच्चों लेक्चर देखना है। और डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन, उसके बाद जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उठाइए और फटाफट लगा दीजिए। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चों ज़रूर मुझे मैसेज करिए आप। हाँ, तो डॉपलर इफेक्ट क्या है बच्चों, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे। एक बच्चों होगा सोर्स। सोर्स मतलब जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा, जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसे हम सोर्स बोलने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो उस साउंड को ऑब्जर्व करेगा या सुनेगा। ठीक, जैसे अगर कोई ह्यूमन बीइंग, हम खड़े हैं तो हमने साउंड को सुना तो हम ऑब्जर्वर हैं, या कोई डिवाइस हाथ में लगा दिया उसने उस साउंड को सेंस किया तो ऑब्जर्वर या डिटेक्टर, वर्ड दोनों एक ही चीज के लिए यूज होता है। ठीक, तो बच्चों एक सोर्स होगा, ये सोर्स और एक ऑब्जर्वर। सोर्स साउंड प्रोड्यूस करेगा सभी डायरेक्शंस में, और ऑब्जर्वर की तरफ जाने वाला साउंड वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अब यहां देखिए बच्चों, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन होता है, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है, मतलब अगर सोर्स चलता है या ऑब्जर्वर चलता है या दोनों चलते हैं, मतलब ये कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज करता है। मतलब डिस्टेंस टाइम के साथ या तो कम हो या तो ज्यादा हो। सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में और कम या ज्यादा तभी होगा, डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज तभी करेगा जब दोनों में कोई मोशन करेगा। तो बच्चों, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो ऑब्जर्वर को जो साउंड रियलाइज होता है, जो ऑब्जर्वर साउंड सुनता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसे कुछ चेंज ऑब्जर्व होती है। और बच्चों, फ्रीक्वेंसी से जो सेंसेशन हमको मिलता है उसी को हम पिच भी बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब जिस साउंड का पिच हाई है इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, और पिच लो है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी लो है। तो बच्चों, फ्रीक्वेंसी की जगह कई बार पिच वर्ड भी आता है, और पिच का मतलब जो सेंसेशन आप रिसीव करते हैं ड्यू टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो कभी बच्चों अगर क्वेश्चन में पिच वर्ड यूज किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, पिच मतलब वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है, जब दोनों रिलेटिव मोशन करते हैं, तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज ऑब्जर्व होता है। और बच्चों, ये चेंज रियल नहीं होता है, मतलब एक्चुअल में चेंज नहीं हुआ, जो सोर्स से साउंड निकला एक्चुअल में उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदल जाती, लेकिन ऑब्जर्वर जब सुनता है तो उसे फ्रीक्वेंसी कुछ अलग सुनाई देती है। तो रियल चेंज नहीं है, तो बच्चों इसीलिए वर्ड लगाते हैं एपरेंट चेंज। एपरेंट चेंज, एक्चुअल नहीं, एपरेंट, रियल नहीं है, एपरेंट चेंज। तो बच्चों, डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन क्या हुई कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी में एपरेंट चेंज ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर, इसी को आप डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो बच्चों, डॉपलर इफेक्ट अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं तो आप एक लाइन में ये लिख सकते हैं
एक लाइन में आप लिख सकते हैं apparent change in frequency observed by the observer due to relative motion between source and observer. बच्चों मैंने डेफिनेशन लिख दिया है तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिए, एक दो वर्ड्स जो आपको पकड़ के रखने हैं। एपरेंट चेंज, बच्चों ये एपरेंट वर्ड मैंने बताया क्यों, क्योंकि रियल चेंज नहीं है, एक्चुअल नहीं है। तो एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो डॉपलर इफेक्ट फ्रीक्वेंसी से डील करेगा, ठीक। तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी में चेंज ऑब्जर्व होगा, ठीक, ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होगा, वो रियल नहीं होगा, ऑब्जर्वर ऐसा रियलाइज करेगा। और क्यों रियलाइज करेगा, अभी थोड़ा सा उसकी फिजिकल मीनिंग को समझते हैं। तो एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। बच्चों ये रिलेटिव वर्ड पे मैं जोर दे रहा हूं कि रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, इस बात पे जरा ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव, ठीक है। तो रिलेटिव का मतलब क्या है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा बहुत हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में जरूर पढ़ा है बच्चों। तो रिलेटिव मोशन, ठीक है ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, है ना। एक्चुअल वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, रिलेटिव वेलोसिटी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो अभी हम लोग देख लेते हैं रिलेटिव का मतलब क्या है, वो सारी बात समझ में आती है। तो एपरेंट का मतलब समझ में आ गया बच्चों, ठीक, रियल नहीं है इसलिए एपरेंट, ठीक है। ये सिर्फ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, वो सही में नहीं होता वैसा चेंज, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है डॉपलर इफेक्ट, और वो तभी ऑब्जर्व होगा जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए कि ऐसा क्यों होता है। जैसे अगर यहां पर एक सोर्स और यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब सोर्स ने साउंड प्रोड्यूस किया, तो साउंड बच्चों ऐसे वेव्स की तरह से ट्रेवल करता हुआ आगे जाएगा ऐसे, ठीक है। और साउंड ऐसे ट्रेवल करता हुआ आगे जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और साउंड की फ्रीक्वेंसी बच्चों 100 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब एक सेकंड में ये 100 है ना ऑसिलेशंस यहाँ से एमिट हो रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो बच्चों अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है तो वो एक सेकंड में 100 ऑसिलेशंस उसको क्रॉस कर जाएंगे, और एक सेकंड में अगर 100 ऑसिलेशन उसको क्रॉस कर गया, ठीक, तो वो साउंड की फ्रीक्वेंसी को 100 हर्ट्ज ऑब्जर्व करेगा, ठीक। और बच्चों जितने ज्यादा ऑसिलेशंस क्रॉस करते हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी उतनी शार्प सुनाई देती है, श्रिलनेस ज्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी कम होगा तो श्रिलनेस कम होगी, ठीक, हाई पिच होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड सोर्स ने प्रोड्यूस किया उसी फ्रीक्वेंसी का अभी फिलहाल ये ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर, अगर ये रेस्ट में। लेकिन बच्चों इमेजिन करो कि अगर ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है और 100 ऑसिलेशन वेव आ रहा है और 100 ऑसिलेशन उसको क्रॉस करके जा रहा है, लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर इधर की तरफ मूव करने लग जाए, वेव इधर से आ रहा है और ऑब्जर्वर ने आगे चलना शुरू कर दिया, तो बच्चों एक जगह पर ऑब्जर्वर अगर ऐसे खड़ा है तो 100 ऑसिलेशन उसको क्रॉस करके जा रहा है, वेव इधर से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन अगर बच्चों ये ऑब्जर्वर इधर की तरफ चलने लगा तो ऑब्वियसली 100 से ज्यादा ऑसिलेशंस उसको क्रॉस कर जाएंगे, और 100 से ज्यादा ऑसिलेशंस अगर क्रॉस कर जाएंगे तो उसे लगेगा साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। लेकिन सोर्स उसी फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्जर्वर को ऐसा फील होगा साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। इसको बच्चों हम लोग डे टू डे लाइफ से रिलेट करके ऐसे समझ सकते हैं बात को, जैसे यहां पर आप खड़े हैं और यहां पर मान लीजिए बच्चों कोई आपका फ्रेंड खड़ा है, ठीक। जैसे मान लीजिए हम लोग बी पॉइंट पर खड़े हैं और ए पॉइंट पर कोई आपका फ्रेंड है, तो बच्चों बी पर आप हैं, ऐसा इमेजिन करिए आप वहां पर खड़े हैं, अभी आप स्टेशनरी हैं और बी पर आपका कोई दोस्त खड़ा है, और बच्चों ये यहां से आपकी तरफ कुछ बॉल थ्रो कर रहा है, ठीक। और मान लीजिए कि 1 मिनट में वो 10 बॉल आपके पास फेंक रहा है, और ये पहला बॉल उसने फेंका, आपने उसको कैच किया, ठीक। फिर उसने थोड़ी देर बाद दूसरा बॉल फेंका, आपने दूसरा बॉल भी कैच किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, और बच्चों 1 मिनट में मान लीजिए उसने 10 बॉल फेंके। तो बच्चों जब पहला बॉल आपके हाथ में आएगा उसके
1 मिनट के बाद ऑब्वियसली आप 10 बॉल इकट्ठा कर लेंगे। ठीक, इसका मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से ये बॉल फेंक रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो रियल फ्रीक्वेंसी है वही आपको ऑब्जर्व भी हो रहा है। लेकिन बच्चों इमेजिन करिए कि जब आपके दोस्त ने बॉल फेंका और पहला बॉल आपने जब कलेक्ट किया, कैच किया, उसके बाद आपने आगे दौड़ना शुरू कर दिया, आपने आगे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, और जैसे ही आपने आगे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया तो जो दूसरा बॉल है उसे आप जल्दी पकड़ लेंगे। ऑब्वियसली जो दूसरा बॉल है, इस बॉल को देखिए कम चलना पड़ेगा, और बॉल को कम चलना पड़ेगा क्योंकि आप आगे आ गए तो आप उस बॉल को थोड़ा जल्दी पकड़ लेंगे, और जो तीसरा बॉल होगा उसे आप और जल्दी पकड़ लेंगे क्योंकि आप थोड़ा और आगे आ गए होंगे। तो बच्चों एक कॉमन सी फीलिंग ये है कि पहली बॉल जब आपने पकड़ी तो दूसरी बॉल आपको थोड़ा जल्दी मिली, तीसरी वाली और जल्दी मिली, है ना, और आपको ऐसे लगेगा जैसे बॉल अब जल्दी जल्दी आ रहे हैं। अगर आप यहीं पर खड़े होकर बॉल को पकड़ते तो आपके एक बॉल से दूसरे बॉल के आने का जो टाइम इंटरवल था वो ज़्यादा होता, लेकिन जब आप आगे आ गए तो आपको ऐसा फील होगा, ऐसा एहसास होगा कि जैसे बॉल जल्दी जल्दी आ रहा है, और जब बॉल जल्दी जल्दी आ रहा है तो आपको लगेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, जैसे बॉल वो जल्दी जल्दी फेंक रहा है। लेकिन जो आपका दोस्त है वो बॉल उसी रेट से फेंक रहा था। 1 मिनट में अगर वो 10 बॉल पहले फेंक रहा था तो वो 10। सेम बिल्कुल सिचुएशन बच्चों वेव्स के साथ होती, ठीक है ना। वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जर्वर अगर स्टेशनरी है तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स ने प्रोड्यूस की है वही वो ऑब्जर्व करेगा, लेकिन अगर उसने आगे चलना शुरू कर दिया तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली वो ज़्यादा रियलाइज करेगा, जबकि रियल चेंज कोई नहीं हुआ फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी जो सोर्स से निकल रही थी वो वही है। ठीक है, और यहाँ बच्चों अगर आपने इधर दौड़ना शुरू कर दिया, आपने उधर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली पहले बॉल के बाद दूसरे बॉल को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और आपको ऐसे लगेगा जैसे फ्रीक्वेंसी कुछ कम हो गई हो। ठीक, यहाँ पर भी बात देखिए, अगर ऑब्जर्वर इधर आ रहा है या सोर्स इधर जा रहा है, बच्चों वही सिचुएशन कि अगर आप नहीं मूव कर रहे हैं लेकिन पहली बॉल फेंकने के बाद अगर ये बॉल थ्रो करने वाला आदमी आगे दौड़ने लगे तो भी आपको ऐसा लगेगा जैसे दूसरा बॉल जल्दी आ गया। ठीक है, तो बच्चों यही डॉपलर इफेक्ट में ऑब्जर्व होता है वेव्स के साथ। ठीक, कि सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ऑब्जर्वर जब उसे ऑब्जर्व करता है तो वो फ्रीक्वेंसी उसे या तो कम या तो ज़्यादा ऑब्जर्व होगी जब वो मोशन में आ जाता है। ठीक, यहाँ पर बच्चों एक बात देख के साफ समझ में आ रही है कि अगर ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है या सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, यानी ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर फील करेगा वो ज़्यादा होगी, और अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, सेपरेशन हो रहा है या रिसेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही कितनी एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, डॉपलर इफेक्ट में यही बात आपसे पूछी जाती है, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कैसे डिसाइड करेंगे, यही हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, उसी पे आते हैं और उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कुछ टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, देखिए कुछ टर्म्स हम लोग यूज करेंगे। जब हम लोग एफ लिखेंगे तो एफ ये रियल फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक, रियल या रियल ही एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक, तो बच्चों जब भी हम लोग किसी फॉर्मूले में एफ लिखेंगे तो एफ का मतलब रियल या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और एफ डैश जब लिखेंगे तो यही बच्चों वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है जिसको डॉपलर इफेक्ट डिफाइन करता है, मतलब ऑब्जर्वर क्या रियलाइज करेगा। ठीक, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यही एपरेंट फ्रीक्वेंसी की ही बात बार बार आएगी कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर में रिलेटेड मोशन होगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या ऑब्जर्व होगी। तो एफ डैश एपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो एफ रियल फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करेंगे, एफ डैश एपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करेंगे, और वी यूज करेंगे तो वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। वी सिंबल यूज करेंगे फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी जो भी होगी। ठीक, वो डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन में बच्चों साउंड की वेलोसिटी हमेशा मेंशन होती है। ठीक है,
अब नॉर्मली साउंड की वेलोसिटी एयर में जैसा हम लोग जानते हैं 330 मीटर पर सेकेंड, टेम्परेचर बढ़ने के साथ वो बढ़ भी जाता है, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट पड़ता है ना। तो बच्चों अपने हिसाब से आपको साउंड की वेलोसिटी नहीं लेनी है। डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो जितना मेंशन हो बच्चों 300 मीटर पर सेकेंड, 350, 400, 450 जो भी दिया हो वो वेलोसिटी ऑफ साउंड आप यूज करेंगे अपने फॉर्मूले में। और अगर Vs लिखा है, Vs मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स बच्चों में बता चुका जो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर सोर्स मोशन में है मतलब जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। अब कोई कार है, हॉर्न बजाया, उस हॉर्न की फ्रीक्वेंसी, तो साउंड कार प्रोड्यूस कर रहा है, कार मोशन में है, इसका मतलब सोर्स मोशन में है, ठीक। कोई ट्रेन है, ठीक, उसने हॉर्न बजाया, वो मोशन में है, तो इसका मतलब सोर्स मोशन में है। तो सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स, अगर सोर्स मोशन में है तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स Vs, और VO डिनोट करेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर VO, ठीक है। तो जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर की बात करेंगे तो हम लोग VO लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये बेसिक टर्म्स हम लोग फॉर्मूले में यूज करते हैं डॉपलर इफेक्ट में। F मतलब रियल या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो क्वेश्चन में मेंशन हो। F डैश जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो ऑब्जर्वर, F जो सोर्स प्रोड्यूस करेगा, F डैश जो ऑब्जर्वर रियलाइज करेगा, जो फील करेगा। V वेलोसिटी ऑफ साउंड है, Vs नॉर्मली नोटेशन लगाई हुआ है, Vs मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड VO मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है बच्चों। हाँ, अब ध्यान दीजिए, एक बात मैंने आपको क्या बताई अभी कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगा मतलब जितना पहले डिस्टेंस है अगर उससे कम हो रहा है, तो कम कैसे हो सकता है? या तो सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा हो या ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा हो या दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो हम कहेंगे अप्रोच का केस है, अप्रोच हो रहा है। और अप्रोच जब भी होगा तो हमेशा एपरेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से हाई होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी अप्रोच होगा मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच के डिस्टेंस कम होगा, अगर डिक्रीज कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है, अप्रोच हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और बच्चों अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक, तो उसे हम सेपरेशन बोलेंगे, सेपरेशन हो रहा है या रिसेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो जब भी सेपरेशन होगा या रिसेशन होगा तो ऑब्वियसली जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है ये लेस होगा रियल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है ना। और बच्चों अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है ना, इंक्रीज या डिक्रीज, इसमें डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, इसमें डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, और कांस्टेंट रहेगा तो हम कहेंगे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होने का मतलब ये कि ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज ऑब्जर्व, अगर उसे रियल फ्रीक्वेंसी ही सुनाई देगी तो हम कहेंगे डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास कोई सीन दिया जाता है जिसमें सोर्स या ऑब्जर्वर कोई मोशन कर रहा है ना, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? तो बच्चों ये फॉर्मूला लिखने के प्रोसीजर पे जरा ध्यान दे दीजिए, और यही मेन की पॉइंट है इस डॉपलर इफेक्ट का, ठीक। और बाकी कोई सिचुएशन दी जाती है, फॉर्मूला ठीक से सेलेक्ट कर लिया, काम हो जाएगा। तो बच्चों लिखना कैसे है, जरा मैं इस बारे में थोड़ा सा है ना ध्यान दो और थोड़ा सा फोकस करिए। तो क्या लिखेंगे? एफ डैश, जब भी आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ठीक, यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान से समझना है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी जब भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक, तो आप ऊपर V लिखिए, नीचे भी V लिखिए और इधर इनटू F लिख दीजिए, ठीक। ये V वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, नीचे भी V वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, F डैश F के इक्वल। इसका मतलब अगर सोर्स या ऑब्जर्वर मोशन नहीं कर रहा है तो रियल फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर। लेकिन अगर बच्चों सोर्स या ऑब्जर्वर में कोई मोशन करने लगा, सोर्स मोशन करने लगा या ऑब्जर्वर, तो क्या करना है? अगर ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ये साउंड की वेलोसिटी में ऊपर या तो प्लस या तो माइनस करेंगे। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी
साउंड के वेलोसिटी में या तो प्लस या तो माइनस, ठीक है। और ये v अगर सोर्स मूव करेगा तो सोर्स की वेलोसिटी नीचे प्लस या माइनस। ये बच्चों एक मैंने कॉमन फॉर्म लिखा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए ये v वेलोसिटी ऑफ साउंड है, अगर ऑब्जर्वर मोशन में होगा तो बच्चों ध्यान रखना है, क्या बात पकड़ के रखनी है कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को साउंड की वेलोसिटी में प्लस या माइनस करना है, और सिर्फ कहां, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं। vo हमेशा ऊपर रहेगा, और अगर सोर्स मूव करेगा तो नीचे साउंड की वेलोसिटी में प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है, vs डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं, ठीक। तो एक बात ये पकड़ के रखनी है। एक बात मैंने बोला, अप्रोच होगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और सेपरेशन होगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा तो साउंड की वेलोसिटी में ऊपर प्लस या माइनस होगा, और अगर सोर्स मूव करेगा तो नीचे डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस होगा। यहाँ बच्चों देखिए प्लस माइनस लिखा है या माइनस प्लस लिखा है मैंने, उसका क्या मतलब है, उसका क्या पर्पस है, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ उस बात को। हालांकि कोई फर्क नहीं, आप प्लस माइनस भी लिख लें, लेकिन आप बात को समझें तो आप सही लिख लेंगे। लेकिन मैं क्यों माइनस प्लस लिख रहा हूँ उसका भी अपना एक लॉजिक है। तो देखिए क्या है, देख अगर मैं आपसे कहूं ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक बच्चों। अब एक एक सिचुएशन ध्यान से समझना है। सोर्स, ऑब्जर्वर, ठीक है। अब यहां पे देखिए अगर ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा vo से, ठीक है। यहां देखिए बच्चों पहले सिचुएशन मैंने ये बनाई, सोर्स फिक्स्ड है, सोर्स नहीं मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, और उसका डायरेक्शन भी मैं शो कर रहा हूं कि ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, ठीक है, सोर्स की तरफ। और अब कोई पूछे एपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों साउंड यहां से निकलेगा, ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वर मोशन में आ गया तो उसे फ्रीक्वेंसी कुछ बढ़ी हुई महसूस होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक। तो देखो लिखना कैसे है, f डैश इज इक्वल्स टू, क्या मैंने बताया था, ऊपर v नीचे v, ठीक। देखिए सोर्स मूव नहीं कर रहा है, तो मैंने बोला सोर्स की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी में ये डिनोमिनेटर में ही प्लस या माइनस होगा। और बच्चों अगर सोर्स नहीं मूव कर रहा है तो नीचे प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, बस v लिख के छोड़ देना है। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में साउंड की वेलोसिटी के साथ, या तो प्लस या तो माइनस, ठीक है। अब प्लस करना है या माइनस करना है, यही आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वर पास जा रहा है, मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाएगी तो न्यूमरेटर को बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब v प्लस vo और इंटू f, ठीक है। बच्चों मैंने क्या बताया था, ऐसे v लिखा और इधर f लिखा, जब सोर्स या ऑब्जर्वर चलेगा, और इधर f डैश लिखा। अब सोर्स ऑब्जर्वर जब चलेगा तो यहाँ प्लस माइनस करना है, ठीक है। सोर्स चल नहीं रहा है तो यहाँ कुछ नहीं ऐड करेंगे, ठीक। ऑब्जर्वर चल रहा है तो ऊपर या तो प्लस या तो माइनस, दो ही चॉइस है, ठीक है। हाँ अब प्लस करना है तो आपको ये देखना है, बस ये बात ध्यान रखनी है, अप्रोच हो रहा है या सेपरेशन हो रहा है। अगर अप्रोच हो रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और अगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्योंकि न्यूमरेटर को बढ़ा दे 1 से ज्यादा हो जाएगा तो f से मल्टीप्लाई होगा तो f डैश ज्यादा आएगा, ठीक। और अगर कम होगा तो यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये पहला केस हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई देती है कि सोर्स है ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी पूछा जाए वो कितना ऑब्जर्व करेगा, तो v प्लस vo अपॉन v इंटू f। और अगर बच्चों सिचुएशन ये है, यहाँ सोर्स है, यहाँ ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर इधर की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर की तरफ जा रहा है, ठीक, सोर्स से दूर। और ऑब्जर्वर अगर इधर की तरफ जाएगा सोर्स से दूर तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी तो मैं कैसे लिखूंगा, f डैश। देखिए सोर्स नहीं मूव कर रहा है, नीचे भी, ठीक। सिर्फ फॉर्मूला लिखते समय सारे फॉर्मूले रट के नहीं रखने, दो ही बातें ध्यान रखनी कि सेपरेशन अप्रोच हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। अगर अप्रोच हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और सेपरेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है।
और दूसरी बात, जब सोर्स मूव करेगा तो नीचे साउंड की वेलोसिटी में डिनोमिनेटर में ही प्लस या माइनस करना, सोर्स नहीं मूव करेगा तो नीचे कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। ऑब्जर्वर मूव करेगा तो न्यूमरेटर में प्लस या माइनस करना है, ठीक। ऑब्जर्वर न्यूमरेटर और सोर्स डिनोमिनेटर, बस ये दो बात आपको ध्यान रखनी है और आप सारे फॉर्मूले डॉपलर्स के लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, इसका मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, तो V माइनस VO, ठीक। बस प्लस या माइनस करना, तीसरा चॉइस नहीं। और बच्चों अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है और सोर्स इधर की तरफ चल रहा है VS, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर नहीं मूव कर रहा, सोर्स चल रहा है, तब क्या करेंगे F'। और देखिए बच्चों, ऑब्जर्वर नहीं मूव कर रहा है तो इसका मतलब अब न्यूमरेटर में कुछ प्लस या माइनस नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी न्यूमरेटर में ही प्लस या माइनस करनी है। ऑब्जर्वर के पास वेलोसिटी नहीं है तो ऊपर V लिखेंगे। अब सोर्स मूव कर रहा है, देखिए सोर्स पास जा रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, और पास जा रहा है मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाएगी तो इसका मतलब F' से ज़्यादा आना चाहिए। तो बच्चों जरा डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिएगा, अगर न्यूमरेटर से छोटा होगा डिनोमिनेटर तभी F' से ज़्यादा आएगा, तो छोटा होगा तो V माइनस VS इंटू F, ठीक है। और अगर ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है और ये अगर इधर चल रहा है VS, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए F' इज इक्वल्स टू, ऑब्जर्वर नहीं चल रहा है तो V, और यहाँ देखिए सोर्स दूर जा रहा है मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम करनी है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया जाए, V प्लस VS इंटू F, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ दिख रहा है मैंने क्यों प्लस माइनस लिखा था, अभी मैंने जो जनरल फॉर्म लिखा था उसमें देखिए ऑब्जर्वर जब अप्रोच करता है तो न्यूमरेटर में प्लस करेंगे, और जब सेपरेशन पे आता है तो माइनस। लेकिन जब बच्चों सोर्स चलता है तो डिनोमिनेटर से एडजस्ट करना है, तो यहाँ देखिए जब सोर्स अप्रोच पे आता है तो माइनस, और सोर्स जब दूर जाता है, ठीक है, तो प्लस, ठीक है ना। ये तो इसीलिए बच्चों यहाँ प्लस माइनस लिखा था, जो जनरल फॉर्मूला लिखा था आपको ध्यान आ रहा है, ये वाला देखिए जो जनरल फॉर्मूला लिखा था, तो वो इसीलिए प्लस माइनस और माइनस प्लस लिख देते हैं ताकि हमारा यहाँ ध्यान जाए कि जब हम लोग ऑब्जर्वर से एडजस्ट कर रहे होंगे तो बढ़ाना है तो प्लस, है ना, यानी अप्रोच होगा यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो प्लस, और सेपरेशन होगा तो माइनस। लेकिन जब सोर्स मूव करेगा तो अप्रोच होगा तो माइनस और सेपरेशन होगा तो प्लस, ठीक है। तो सिचुएशन समझ में आ रही है बच्चों, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे फॉर्मूला लिखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। अगर सिचुएशन ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर, और सोर्स इधर चल रहा है और ऑब्जर्वर इधर चल रहा है, ठीक, ऑब्जर्वर इधर चल रहा है VO से, ठीक है, दोनों चल रहे हैं। अभी तक जो मैंने 4 सिचुएशन आपको बताई थी उसमें एक ही चल रहा था, सोर्स से ऑब्जर्वर, अब दोनों चल रहे हैं, तो बिल्कुल यही लॉजिक आपको आगे बढ़ा देना है। देखो एक एक करके सोचना है, एक एक करके। सबसे पहले देखिए ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर चूंकि सोर्स के पास जा रहा है, ऑब्जर्वर पास जा रहा है, इसका मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो मतलब V प्लस VO, नीचे आइए V, और सोर्स भी चल रहा है और सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, देखिए दोनों अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब सोर्स से भी वेलोसिटी, सोर्स से भी एपरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, और सोर्स हमेशा डिनोमिनेटर से, और सोर्स से भी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो डिनोमिनेटर छोटा करना है, V माइनस VS इंटू F। समझ में आया ये सिचुएशन बच्चों। देखिए ये और ये सिचुएशन जो पिछले केसेस थे हमारे, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये वाला और ये वाला, है ना, मिलाकर बनाना। ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से ऊपर प्लस और इसकी वजह से नीचे माइनस, ठीक। और बाकी जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो इन्हीं चारों से बनते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर ऐसा है सोर्स ऑब्जर्वर और सोर्स इधर, ऑब्जर्वर इधर, ठीक है, तब क्या लिखेंगे फॉर्मूला, F' इज इक्वल्स टू, ठीक। यहाँ देखिए ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो इसका मतलब V माइनस VO, और सोर्स पास जा रहा है, इसका मतलब V माइनस VS इंटू F, ठीक है।
ऑब्जर्वर दूर जा रहा है मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ऊपर माइनस, और ये पास आ रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा मतलब नीचे माइनस, ठीक है ना। ये वाली सिचुएशन तो यही है, इसमें चेंज आ गया। और अगर ऐसा है, ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर, और ये इधर जा रहा है वी एस से और ये इधर जा रहा है वी ओ से, तब फॉर्मूला एफ डैश इज इक्वल्स टू वी माइनस वी ओ अपॉन, ये भी सेपरेशन पे है तो v प्लस वी एस इंटू एफ, है ना, ठीक है। हाँ, तो इनमें कोई भी सिचुएशन आपको दिखती है तो फॉर्मूला आपको डिसाइड करना है। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला अब सोर्स भी चल सकता है, ऑब्जर्वर भी चल सकता है, दोनों चल सकते हैं, है ना, अलग अलग डायरेक्शंस में हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा किस डायरेक्शन में चल रहा है ये देखते हुए आपको फॉर्मूला डिसाइड करना है। तो बच्चों सारे फॉर्मूले हम रट के नहीं रखते हैं, है ना, फॉर्मूले के लिए बस सिर्फ दो बातें हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं डॉपलर के लिए, है ना, अप्रोच हो रहा है कि सेपरेशन हो रहा है, सोर्स या ऑब्जर्वर के चलने की वजह से उनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अप्रोच है या सेपरेशन, ठीक। उसके बाद सोर्स मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के साथ न्यूमरेटर में प्लस या माइनस, और सोर्स की वेलोसिटी डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो किसी भी सिचुएशन का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, कुछ सिचुएशन आगे ये बनती कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक। तो ये थोड़ा सा जानना है, और डॉपलर इफेक्ट की कंडीशंस थोड़ी और आगे बनती है। तो यहाँ तक मैंने एक बेसिक्स बता दिया आपको कि डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले लिखने कैसे हैं, ठीक है, किस तरह से किसी सिचुएशन में फॉर्मूला आपको सेलेक्ट करना है, ठीक ना। तो जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि आप उस सिलेक्शन को पहचानें, ठीक है। अब जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ध्यान देंगे, जैसे अगर मान लीजिए कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है और ये बच्चों मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये ट्रेन मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, और इस ट्रेन ने हॉर्न बजाया और उसकी फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज, ठीक। ट्रेन चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से और ट्रेन ने हॉर्न बजाया, हॉर्न की फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है, 600 हर्ट्ज ये रियल फ्रीक्वेंसी है, ठीक। और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, ठीक, ऑब्जर्वर रेस्ट में। तो बच्चों ये बताओ कि जब ये ट्रेन हॉर्न बजाते हुए आगे जा रहा है तो ट्रेन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सोर्स हुआ, और ये वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो गई, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको दे दिया कि साउंड की वेलोसिटी यूज कर लीजिए 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 600 हर्ट्ज, ठीक, और ये 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रहा है, ठीक है। साउंड की वेलोसिटी एयर में 330 मीटर पर सेकंड, वो मेंशन होगा हमेशा साउंड का वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्वर यहाँ पे, अब क्या होगा जब ये ट्रेन इधर जा रहा है ऑब्जर्वर के पास, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा जैसे, क्योंकि सोर्स पास आ रहा है तो उसे फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा सुनाई देगी, इसका मतलब कि उसे फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज से ज़्यादा ऑब्जर्व होगा, ठीक। और जैसे ही ट्रेन का इंजन उसे क्रॉस करके आगे जाएगा तो बच्चों सोर्स तब दूर जाने लगेगा ऑब्जर्वर से, और सोर्स अगर दूर जाने लगेगा ऑब्जर्वर से तो उसे फ्रीक्वेंसी कुछ कम सुनाई देगी रियल से, मतलब 600 से कम, ठीक है। और ये नॉर्मली बच्चों जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं और कोई फास्ट मूविंग ट्रेन आती है तो जब वो हॉर्न बजाते हुए मूव करती है तो उसके जो हॉर्न का साउंड है ना, पहले थोड़ा हाई पिच पे सुनाई देता है और जैसे ही वो ट्रेन क्रॉस करता है तो पिच लो हो जाती है, तो एक्चुअल चेंज नहीं आता, ट्रेन जो हॉर्न बजा रहा फ्रीक्वेंसी वही है, लेकिन मोशन की वजह से, है ना, रिलेटिव मोशन की वजह से जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो अब अगर क्वेश्चन बच्चों आपसे ये पूछा जाए, अब इसी तरह के क्वेश्चन आपको सिंपल दिखेंगे, बस फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला पहचान लेना आपको किस सिचुएशन में क्या लगाना। तो बच्चों अगर इसमें यह पूछा जाए कि जैसे ही ट्रेन का इंजन क्रॉस करेगा ऑब्जर्वर को, ठीक, तो उसे फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज ऑब्जर्व होगा, है ना, फाइंड एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्या पूछना है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन इंजन ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस द ऑब्जर्वर, ठीक है, व्हेन इंजन ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस द ऑब्जर्वर, ठीक। तो ऑब्जर्वर एक जगह है, ट्रेन का इंजन आ रहा है और पहले सोर्स पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी को ज्यादा सुनाई देगी, तो पहले हम वो निकाल लें, और फिर जैसे ही दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी उसे कम सुनाई देगी, वो निकाल लें। और ये पूछ रहा है कि एपरेंट चेंज कितना फ्रीक्वेंसी में एकाएक चेंज महसूस होगा इंजन के क्रॉस करते ही, ठीक।
तो पहले की फ्रीक्वेंसी निकाल लें, बाद की निकाल लें, दोनों का डिफरेंस कर दें, तो एकाएक उसे पता लग जाएगा फ्रीक्वेंसी में एकाएक वो कितना चेंज ऑब्जर्व करेगा। तो बच्चों देखो जैसे पहले पास जा रहा है, तो इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं एफ डैश बोलूं तो कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला डिसाइड करना है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, कौन मूव कर रहा है? सोर्स। तो क्या लिखोगे? v, सोर्स मूव कर रहा है और सोर्स पास जा रहा है, तो v माइनस वी एस इंटू एफ, ठीक है ना। और v कितना है? 330, नीचे 330 माइनस वी एस कितना है? 30। यहाँ माइनस क्यों लगाया बच्चों, समझ में आ रहा है? अप्रोच का केस है तो फ्रीक्वेंसी एपरेंट ज्यादा होगी, और इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल कितना है? 600, ठीक है। 330 माइनस 30 300, 300 ये कैंसिल होगा 2 और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों 660 हर्ट्ज, ठीक है, 660 हर्ट्ज। तो देखिए एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है, ये रियल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जो ऑब्जर्वर ट्रेन के साउंड को सुनेगा, हॉर्न को सुनेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसे 660 हर्ट्ज सुनाई देगी, पिच हाई, फ्रीक्वेंसी हाई सुनाई देगी, ठीक है ना। हाँ, अब अगर आपसे ये पूछता है कि जैसे ही ट्रेन का इंजन क्रॉस करेगा ऑब्जर्वर को, तो फ्रीक्वेंसी में वो एकाएक कितना सडन चेंज ऑब्जर्व करेगा, तो बच्चों पहले तो उसे ये सुनाई देता रहेगा जब तक ट्रेन उसके पास जाएगा, और जैसे ही ट्रेन का इंजन यहाँ पहुँच के उससे आगे निकलेगा, तो अब हमारा सोर्स दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, तो अब उसे फ्रीक्वेंसी में, है ना, अब उसे फ्रीक्वेंसी रियल से कुछ कम सुनाई देगी। तो अब इस बार की जब इंजन का क्रॉस कर गया तो इस बार की फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, और इस फ्रीक्वेंसी को एफ डबल डैश लिख दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ फिर देखिए ऑब्जर्वर तो मूव कर नहीं रहा है, तो यहाँ v प्लस वी एस और इंटू एफ, और v कितना है? 330, और यहाँ 330 और प्लस वी एस मतलब 30 और इंटू 600, ठीक है। और बच्चों ये सॉल्व कर लेना है, और इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होगा वही चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब चेंज अगर डेल्टा एफ पूछ रहा है तो एफ डैश माइनस एफ डबल डैश, ठीक है ना। तो ये तरीका, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि बस डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला कैसे सेलेक्ट करना है, सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, कैसे, ठीक है। अब बच्चों इसका एक सेकंड पार्ट है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और वो सेकंड पार्ट बच्चों क्या है, और ज़्यादातर क्वेश्चन उसी पार्ट से आते हैं, लेकिन पहले हमारा बेसिक्स तैयार होना चाहिए, फॉर्म तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों पहले हम ये देखेंगे कि किन कंडीशंस में, अब अगले लेक्चर में, कि डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं करता, या सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अगर दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ना हो, किसी डायरेक्शन में हो, ठीक, तब कैसे लगाएंगे डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड साउंड में डॉपलर इफेक्ट, है ना, कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक, जब साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है इको की तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों डॉपलर इफेक्ट का। डॉपलर इफेक्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन डॉपलर इफेक्ट में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता रहा है वो रिफ्लेक्टेड साउंड का क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, जिसमें एक कार मूव कर रही है और साउंड, उसी का साउंड रिफ्लेक्ट होकर उसी ने सुना, वही सोर्स है, वही ऑब्जर्वर है, इको की तरह, है ना, रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना, और ये देखकर ध्यान से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस लगा के देखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और डॉपलर इफेक्ट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।